हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें क्लास 10th लेवल में फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं उन सभी न्यूमेरिकल के लिए जितने फार्मूले यूज होते हैं फिजिक्स में, अभी इस साल जितना फार्मूले पे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं सारे फार्मूले डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद से अलग से कोई फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिजिक्स में जितने भी फार्मूले यूज हो रहे हैं उन सबको एक एक करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट का पार्ट है। रिफ्लेक्शन का वीडियो पहले से जो फार्मूले यूज हो रहे हैं उसका बनाया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला जो फार्मूला बनता है वो होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। पहला फार्मूला आपका होगा साइन आई बाई साइन आर, यानी इसका जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है और इसे स्नेल्स लॉ नाम से भी जाना जाता है। ये जो रेशियो आपका होता है इस रेशियो को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, यानी कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू V1/V2। ये V1 और V2 क्या है? V1 और V2 यहाँ पे देख सकते हैं। V1 जो आपका है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। और V2 आपका है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यानी ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए जो कि वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम दे दे और इन चारों में से मतलब कोई 3 वैल्यू दे, एक मिसिंग हो, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो ये टर्म लिखा है बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं कि इसे क्या पढ़ते हैं। 1/2 ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ टू रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? 1/2 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। यानी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसकी बात हो रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, इसको पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे मॉडर्न में अब रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जा रहा है। नीचे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। पहले इस तरह से यूज होता था ये वाला, लेकिन अब मॉडर्न में इस तरीके से हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे N12 लिखा जा रहा है। इसी को हम यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, लिख सकते हैं 2N1। N12 का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। क्या पढ़ते हैं? जो पहले होता है उसको पहले बोलना होता है। जैसे N21 को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है। और ऐसे लिखेंगे तो 1N2 पढ़ेंगे। तो ये जो पहले उसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। जैसे एक बार मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, N12 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। 2N1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। अगर ऐसे लिखा है तो जो बाद वाला है वो उसके रिस्पेक्ट में पहले की बात हो रही है। ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका है। अब ये क्या है? N21 को क्या कहेंगे? N21 का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। नॉर्मली से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं N21/V1/V2। सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे, अगर फॉर्मूला इससे रिलेटेड आएगा तो आप फटाफट लगा लेंगे। ठीक है। अभी मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट दे दे और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकेंड में पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है। यानी N12 अगर कह दे, इसी को रिवर्स कर दे, N21 था, लॉजिक समझ लीजिए। N21 है तो जो बाद में होता है ऊपर हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या है? N12 है तो 2 वाला पहले, यानी सेकेंड मीडियम को पहले लिखेंगे, फर्स्ट मीडियम को बाद। यानी N21 को क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। ठीक है। ये पढ़ेंगे तो सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड है ऊपर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट वो नीचे होगा। ठीक है। अगला है इन कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो मतलब कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया एक मीडियम उसमें क्या रहेगा, वैक्यूम या एयर आपका रहेगा, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसके रिस्पेक्ट में अगर हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे NWA है तो क्या पढ़ेंगे इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसे लिख सकते हैं ANW। तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि आप ANW का फॉर्मूला बोले तो ANW इक्वल टू हो जाएगा C/V, और इसी को अगर हम रिवर्स कर देते हैं NWA तो ये हो जाएगा, एक आपका क्वेश्चन एक्चुअल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ से पूछा जाता है तो इसी का ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एक्चुअल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ होता है। NWA का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ होता है, ठीक है। एक और फार्मूला जो बनाया जाता है, अगर ए आपका एयर हो, एयर को रिप्रेजेंट करे, जी ग्लास को और डब्ल्यू वाटर को, तो ENG को हम दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ENG है तो उसी को रिवर्स कर देंगे 1/GNA। GNW को क्या लिख सकते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, इसी का रिवर्स हो जाएगा 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। एक और रिलेशन होता है इस तरीके, जैसे ANW दिया है और ऐसा चाहिए कि आपको WNG में और WNA में कोई वैल्यू दिया है, तो देखो एयर है और ग्लास है, तीसरा मीडियम क्या छूटा है, यहाँ पे तीसरा मीडियम छूटा है वाटर, तो वो हो जाएगा जो बाद में है WNG/WNA। यहाँ से और समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आपको ध्यान देना है, ENG की जगह W होगा और W की जगह पे G होगा, जैसे कि पहले में फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं WNA छूटा क्या है, वाटर एयर दे रही है, ग्लास छूटा था, तो ग्लास के साथ पहले एयर को यानी GNA/GNW होगा, ठीक है। और तीनों में रिलेशन ये होता है, ANG का प्रोडक्ट, GNW का प्रोडक्ट और WNA तीनों का प्रोडक्ट जो होता है 1 के इक्वल होता है। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता, अब क्वेश्चन नहीं पूछा रहा है। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, अरे MCQs में पूछ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर वायलेट, सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, वायलेट के लिए मैक्सिमम, और सबसे लीस्ट जो होता है रेड के लिए होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा वायलेट के लिए होता है और सबसे कम होता है आपके रेड के लिए। अब यहाँ पे अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेंस का फॉर्मूला ये होता है 1/F इक्वल टू, देखिए ऊपर वाला जितना फॉर्मूला था थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसलिए बहुत टाइम लग रहा था उसमें, 1/F इक्वल टू 1/V-1/U, ये लेंस का फॉर्मूला है। F को कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है V और U को, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन ये याद रख लेंगे, बच्चे गलती कर देते हैं, याद रखेंगे साइन कन्वेंशन आपका, जो कॉनकेव लेंस होता है, फोकल कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ आपका नेगेटिव होता है, और यू तो आप हमेशा नेगेटिव ले लेते हैं मिरर में या चाहे लेंस में। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है हमेशा नेगेटिव लेते हैं। फोकस दूरी आपको याद रखना, अगर कॉनकेव है तो फोकस दूरी नेगेटिव होगा, अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल डिस्टेंस जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेंगे, अगर V पॉजिटिव आ गया तो रियल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर V निगेटिव आ गया तो वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव इमेज क्या बताएगा, रियल इमेज को, और नेगेटिव इमेज क्या बताएगा, वर्चुअल इमेज को। पर्टिकुलरली उसका कोई साइन डिसाइड नहीं होता है। अगर कहीं V की वैल्यू की बात करें और कहे रियल इमेज बन रहा है तो V क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। अगर कहीं वर्चुअल इमेज की बात करें क्वेश्चन न्यूमेरिकल में और आपको V की वैल्यू लेना है तो वहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से लिख के याद कर लेना है। आगे चलते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो होता है लेंस में, मैग्निफिकेशन को बेसिकली M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या है, M इक्वल टू H-/H, I/O इक्वल टू V/U। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, H- या I को कहते हैं साइज या हाइट ऑफ इमेज, H और O के कहते हैं साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। H और O मतलब ऑब्जेक्ट, I मतलब इमेज, ऐसे भी आप लॉजिक लगा के I मतलब इमेज, इमेज की बात हो रही है हाइट की या साइज की, O मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। और लास्ट जो दो टर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, V को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम O ऑफ द, O का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। अभी मैंने पहले ही बताया V और U कहाँ से मापा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से। U होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द
ओ ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। इफ़ m इज़ पॉजिटिव देन इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बनेगा। m पॉजिटिव आ गया उसका मतलब इमेज इरेक्ट है। m निगेटिव अगर आ गया तो बोलेंगे इन्वर्टेड बना है। पॉजिटिव जो मैग्निफिकेशन होता है वर्चुअल इमेज को शो करता है, निगेटिव जो मैग्निफिकेशन होता है वो रियल इमेज को। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कॉन्केव इमेज जो होता है हमेशा वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो बस आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, दो क्या एक ही है। जैसे P = 1/f यूज करते हैं जब मीटर में दिया होगा फोकल लेंथ, और P = 100/f यूज करते हैं जब सेंटीमीटर में दिया होगा। तो ज़्यादातर सेंटीमीटर में दिया होता है, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। और जो भी P की वैल्यू आता है आगे यूनिट जरूर लिखते हैं। पावर ऑफ लेंस का यूनिट का होता है डायोप्टर, D से रिप्रेजेंट करते हैं, या पूरा लिख सकते हैं डायोप्टर। अगर बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो P = P1 + P2 + P3 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तो पहले बना दिया गया था, ये था रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी फार्मूले हैं वो सारा यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला फार्मूला है चार्ज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? चार्ज से रिलेटेड है, इसको समझ लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्त के साथ ज़रूर करें ताकि वो लोग भी फार्मूला लिख सकते हैं। पहला फार्मूला है Q = NE, या इसी को हम लिख सकते हैं N = E/Q। अगर कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़े तो लिख सकते हैं। Q को क्या कहते हैं? चार्ज। N को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं जो कि किसके बराबर होते हैं? 1.6 × 10⁹ कूलम के बराबर होते हैं। और यहाँ Q की यूनिट याद रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद यूनिट आपको ज़रूर लिखना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला यूज़ होता है करंट का, करंट I = Q/T, I = Q/T, या ज़रूरत पड़ने पे आप नीचे इसके 1 लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q = IT भी आ जाएगा। I मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, T मतलब टाइम है, Q पहले जान चुके हैं चार्ज है। और याद रखेंगे SI यूनिट, यहाँ पे जितने भी यूनिट की बात होगी ये सारे SI यूनिट अगर कहीं नहीं भी लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि SI यूनिट की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है एम्पियर होती है, ठीक है। इस वीडियो के जैसे भी मैं एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी डिफिनीशन आ सकते हैं, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक वीडियो में कवर करूंगा। तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो जब अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट का जो फॉर्मूला होता है, डिफरेंस बोलते हैं, V = W/Q। ज़रूरत पड़ने पे W = VQ भी यूज करते हैं। V यहाँ पे वोल्टेज होता है, W को वर्क कहते हैं। और SI यूनिट जो वोल्टेज होता है वो वोल्ट होता है, और जो वर्क का SI यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। अब आते हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला बनता है R = V/I, या ज़रूरत पड़ने पे V = IR यूज कर सकते हैं। यहाँ पे I आप समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक है, करंट को रिप्रेजेंट कर, R हो रहा है यहाँ रजिस्टेंस, इट्स SI यूनिट इज ओम्स। ओम या OHM लिखेंगे, या तो ये जो सिंबल है यहाँ देख रहे हैं इससे भी आप रिप्रेजेंट करते हैं ओम को। तो R हो गया रेजिस्टेंस और V क्या है? वोल्टेज। एक और टर्म आता है जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहीं कहीं बोला जाता है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो = होता है RA/L। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात आएगी तो रो = RA/L होता है, और इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ए है यहाँ पे एरिया, L है वायर का लेंथ। चूँकि जो भी कैलकुलेशन करेंगे वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आगे आप समझ लेंगे। ये जो रो है, यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। कैसे ओम मीटर आ गया? यूनिट निकालना आप शायद जानते हो। यहाँ पे देखिए RA/L है तो ये ओम हो गया, और ये जो है एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो और L है मीटर, तो एक से एक कट गया इसलिए रो मीटर आ गया। क्या आ गया? ओम मीटर आ गया, ठीक है। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो ज़रूर याद करके रह जाइए, क्योंकि आपका कोई सीरीज मतलब एक कनेक्टिविटी बना देगा बहुत सारे कंपोनेंट का, रेजिस्टेंस दे देगा, वोल्टेज उसमें ऐड कर देगा, करंट तो ऑब्वियस रहेगा ही, और उसी से रिलेटेड। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का होता है R=R1 + R2 प्लस जितने भी होंगे सिंपली उसको ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है देख सकते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर और भी है तो इसी तरह हम प्लस में 1/R4 1/R5 करके ऐड कर सकते हैं। और चूंकि R है तो इसका भी यूनिट बताना नहीं है, ओम होगा। बाकी जो इसी में अगला टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जब जाएंगे तो पहला फॉर्मूला होता है W=VQ। यहीं जब Q की जगह पे IT रख देंगे तो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है W=VIT। फिर V की जगह पे IR जब रख देते हैं तो W का फॉर्मूला बन जाता है I²RT। और फिर जब I की जगह पे V/R, थोड़ा फास्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रिवीजन कम समय में आपका हो सके, I=V/R। तो जब यहाँ पे ये रख देंगे तो ये फॉर्मूला होता है W=V²T/R। और साथ में बोलने से पढ़ने से याद भी होता है W=V²T/R। लास्ट जो है इसमें मतलब 8 नंबर पे आपका इलेक्ट्रिक पावर है P=W/T। P=W/T वेयर P को पावर कहते हैं, और पावर का SI यूनिट की बात करें तो वॉट होता है। अदर टर्म में अगर P की वैल्यू निकाले P=VI, P=V²/R। W का अभी ऊपर जो फॉर्मूला हमने यहाँ ऊपर जो निकाला वही रखते जाएंगे, फॉर्मूला ये बनते जाएगा P=I²R। ये 2-3 और कन्वर्जन करके फॉर्मूले निकाले गए हैं। अगला जो टर्म याद रखिएगा, MCQ में पूछ सकता है 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 मेगावाट MV से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁶ वाट होता है। नंबर ऑफ यूनिट को शॉर्ट में हम कहते हैं किलोवाट पर आवर। जो यूनिट हम घर में अपने निकालते हैं उसी को कहते हैं किलोवाट पर आवर। और वो कैसे निकलता है, V×I×T, यानी कोई कंपोनेंट कितने वोल्टेज का है, कितना करंट ले रहा है, और T मतलब टाइम, कितने टाइम यूज हो रहा है। तो V×I×T और बाई कर देंगे 1000। समझ आ गया। शॉर्ट में इसे नंबर ऑफ यूनिट का दूसरा जो फॉर्मूला है P×T भी बोलते हैं, P×T, और बाई क्या आपका होता है 1000 होता है। ठीक है, तो इस साल क्लास 10th में जितने भी आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले से बनेगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। तो एटलीस्ट इतना फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल के लिए याद कर लीजिए, और आई होप एक बार आप देख लेंगे और लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा कि फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर ले कि नया वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।